अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर लिए गए अज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली फैसला आ गया है। इस फैसले के नुक्ता नंबर 35 में वाज़ेह कर दिया गया है कि इस मामले में अज खुद नोटिस को 3 के मुकाबले में 4 जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुस्तरद कर दिया है। नुक्ता नंबर 36 में पनामा केस की नजीर देकर कहा गया है कि पनामा केस से फैसला 3-2 से आया था। बाद में इस केस में 2 जजेस नहीं बैठे, मगर उनको इस केस से अलग नहीं किया गया था और उनको हतमी फैसले में शामिल किया गया था। इस फैसले के नुक्ता नंबर 37 और 38 में चीफ जस्टिस के इख्तियारात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। अज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। 1 मैन शो का इख्तियार न सिर्फ मतरूक शुदा तस्वुर है बल्कि जदीद जमहूरी तकाजे भी होंगे। इस तफसीली फैसले से मुल्क भर में इस आईनी बहस का आगाज हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर चीफ जस्टिस के 3-2 का हुक्म माना जाएगा या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस तफसीली फैसले को ही अथॉरिटी माना जाएगा। पिछले मामलात यानी कि सियासी मामलात जो लैंड कर रहे थे आला अदालत में वो तो हल ना हो सके अभी तक, मगर एक और बड़ा और अहम मसला जो खुद अदालत के अंदर से जज ब्रदर्स सवाल उठा रहे हैं और वो फैसला जिस बुनियाद पर आज एक दरखास्त सुनी जा रही थी यानी कि इलेक्शन का होना और कब होना और आया ताखीर की जा सकती है नहीं, वो जिस फैसले पर खड़ी थी वो 1 मार्च का आला अदालत का फैसला था। उस फैसले को ही जज ब्रदर्स ने आज सवालिया निशान बना दिया है। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना साहब। मगर साथ ही साथ क्योंकि एक टेक्निकल और कानूनी मामला है, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, 1 मैन शो के इख्तियारात चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम वाज़ेह हो गई, क्या सियासी इंतशार भी मजीद गहरा हो जाएगा? ये हमारा आज का सवाल रहेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू पर जाने से पहले सबसे पहले शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, जानने की कोशिश करेंगे ये जो आज तफसीली फैसला आया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, वो अज खुद नोटिस केस जो कि अब तक हम सब ये जानते थे कि 3-2 से 3 के हक में गया और तारीख का कह दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन दे, सदर मुमलिकत ऐलान करें उसका और इलेक्शन होंगे, आप थोड़ा बहुत आगे हो सकते हैं जिसकी तारीख दी गई थी। मगर आज ये फैसला कह रहा है वो अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद है, यानी कि फैसला कुछ और है वो नहीं जो गुज़िश्ता 3 हफ्ते से हम सब समझ रहे थे। तो क्या समझा जाए यहाँ पर अब अथॉरिटी ये फैसला है, अथॉरिटी वो फैसला होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि इनिशियली ये 9 मेंबर बेंच का फैसला था जो इनिशियली ये बैठे थे। 9 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसमें 2 जज साहिबान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवीर, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि ये 184(3) का केस है और इसमें इस केस को लार्जर बेंच या चीफ जस्टिस एक स्पेशल बेंच बना के इस केस को सुना जाए। जब ये मैटर कोर्ट में सुनना शुरू हुआ तो इस पे बात ये हुई कि इन 2 जज साहिबान ने तो अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, ये ओपिनियन अपनी डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो लिहाजा क्या ये मुनासिब होगा कि ये भी बेंच में बैठे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 2 जज साहब अतर मिनल्ला साहब और याहिया आफरीदी साहब ने भी अपनी ओपिनियन दे दी। उसके बाद 5 मेंबर बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2 जज साहिबान को फारिग किया गया जबकि 2 जज साहिबान ने अज खुद अपने आप को उससे फारिग करने का फैसला किया। अब 4 गलत है, ये गलत, फैक्चुअली गलत है ये। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कमेंट आप जी सर इसको आ रही है लेकिन फैक्चुअली गलत है। आप जब कह रहे हैं कि 2 को फारिग किया गया और 2 खुद हो गए तो जरा नाम बताइएगा, क्योंकि जो मेरे इल्म में है एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी खुद हटे थे जबकि याहिया आफरीदी और जो अतर मिनल्ला थे वो हटे नहीं थे। उन्होंने राय का इजहार किया था मगर उन्होंने चीफ जस्टिस पे कहा था कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस केस को सुनने के लिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, इसमें हुआ ये था कि 2 जज साहिबान ने आपको रिक्यूज कर लिया था इस बेंच से जबकि 2 जज साहिबान ने अपना गलत है, ये गलत है। आज का फैसला पढ़ लें, आज का जी मैं उसी की गुजारिश कर रहा हूँ ना। तो जब इन 4 उसमें लिखा हुआ कि रिक्यूज नहीं किया उन्होंने चीफ नहीं मैं 2 जज साहिबान की बात कर रहा हूँ। वो थे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन,
इन्होंने रिक्यूज किया था, जबकि 2 जज साहबान जिसमें याया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने अपनी ओपिनियन दी थी। और याया अफरीदी साहब ने यह कहा था चूंकि मैं भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका हूं, तो अब चीफ जस्टिस साहब चाहें तो मुझे इस बेंच में बिठाना चाहें तो बिठा लें, वरना मुझे भी इस बेंच से फारिग कर दें। फिर यही इसी तरह की ओपिनियन दे चुके थे अतर साहब। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि 5 मेंबर पे मुश्तमिल था। जो केस सुना वो 5 मेंबर बेंच ने सुना था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल, मुनीब, मोहम्मद अली मजहर और इस तरह मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब ने। फिर वो फैसला बहस सुनने के बाद जो फैसला आया था 3/2 का फैसला आया था। और उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना शॉर्ट नोट लिखा था, उस शॉर्ट ऑर्डर में यही बात लिख दी थी कि वो 3 मेंबर बेंच, जो 2 मेंबर ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं, हम उनसे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन 3/2 का मेजॉरिटी व्यू था और उसके अंदर उसके ऊपर भी ये 5 मेंबरान ने दस्तखत कर दिए थे। वो डिसेंटिंग नोट तो कहलाएगा, क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए बेंच तो पिछले ऑर्डर्स अगर कोई हो भी ऑर्डर फाइल का हिस्सा हो तो वो बेंच के आखिरी जजमेंट का हिस्सा तस्वुर नहीं होते। और दूसरी बात ठीक है शुएब साहब, इस फैसले में बहुत सी डिटेल्स हैं। शुएब साहब, कता कलामी की माजरत, इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं जो आप बात कर रहे हैं, उसको जरा मुख्तलिफ उससे भी लिखा गया है, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि वो किसी जज को बेंच से हटाए, वो बेंच का हिस्सा थे और आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला नहीं आया। वो यही कहते हैं कि इंतजामी तौर पर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जबकि आज खुद में वो दोस्त शामिल थे। चलें इसको एक तरफ अभी रखते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कानूनी हैसियत इस फैसले की क्या होगी? ये बहुत तफसीली फैसला है और खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से इख्तलाफात या दरारों को सामने लाके रख रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि तफसीली फैसला अभी आना बाकी था। वो तफसीली फैसला जो कि हर जज ने अपना लिखना था। मंसूर अली शाह साहब, जमाल मुंतखिल ने चूंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था, डिसेंटिंग नोट दिया था, लिहाजा ये ओपिनियन ऑफ द कोर्ट तो कहलाएगी लेकिन जजमेंट नहीं कहलाएगी। जजमेंट में जो तफसीली फैसला देना है, या तफसीली, इसको फैसला नहीं कहते, तफसीली रीजनिंग कहते हैं। फैसला वो होता है जो शॉर्ट ऑर्डर होता है, वो रीजनिंग अभी अतर मनल्ला अपना क्या नाम है, उमर साहब बंदियाल साहब और बाकी 2 जज साहबान, यानी 3 मेंबर बेंच का तफसीली फैसला कहें या तफसीली रीजनिंग कहें, वो आना अभी बाकी है। लिहाजा जजमेंट ऑफ द कोर्ट ये कहलाएगा। अगर इस बात को जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, अगर इस बात को तस्वर किया जाए कि ये बात दुरुस्त है, तो 4/3 का फैसला नहीं तस्वर होगा, फिर तस्वर होगा 5/4 का। उसकी वजह यह है कि वो जज साहबान वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे, वो भी ऑर्डर का हिस्सा था जिसमें वो कहते थे कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि बेंच का हिस्सा नहीं रहे और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, लिहाजा ना उनकी ओपिनियन तस्वर होगी ना इनकी ओपिनियन। फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूं, मैं जरा पैनल पे मौजूद अपने मेहमानों को शामिल कर लूं सर, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है, जब आप भी कह रहे हैं कि तफसीली फैसला नहीं था और दरअसल अभी वो अदालती फैसला आना है, तो जो आज दरखास्त सुनी जा रही थी वो फिर सिर्फ मुख्तसर फैसले की बुनियाद पर इतनी अहम दरखास्त सुनना शुरू कर दी गई, जबकि मुकम्मल तौर पर अभी तफसीली फैसला आया ही नहीं इस मामले पर। वापस आऊंगी, अपने पैनल की तरफ आऊंगी। फिलहाल आप सब लोगों के लिए सवाल यही था, 1 मंथ शो के इख्तियारात चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम, क्या सियासी इंतशार मजीद गहरा हो जाएगा? हसन साहब, ये तो एक मामला हल नहीं होता, नया मसला मतलब नया इकट्ठा खुल जाता है कोई रोज के रोज, कोई हल की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे ये सब? 75 साल में तो कोई हल मिला नहीं, आपको अब मिलेगा। देखिए, आपने कहा ये 1 मैन, देखें अल्टीमेट रियलिटी जिंदगी की है 1 गॉड शो। इंसानों में 1 मैन शो की तारीख बहुत इबरतनाक है। आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें क्या हुआ। 1 मैन शो बहरहाल कहीं भी हो, किसी भी तरह हो, ये बैठे हैं एडवोकेट बैठे हैं, ये बात करेंगे, मैं तो मेरा फील्ड नहीं है। अच्छा, रह गया आपका सियासी इंतशार, तो पहले ही इतना गहरा है, आपने कहा है कि मजीद गहरा होने का, तो ये पहले ही इतना गहरा है कि किसी वक्त भी अब तेल निकल सकता है। डीप वेल ड्रिलिंग का सुना है कभी जिंदगी में? ये डीप वेल ड्रिलिंग की आखिरी इंतहा पे पहुंचा हुआ है। अब भाई तेल निकलने का इंतजार करें। डीप वेल ड्रिलिंग क्या होती है? आप खोदते जाओ जमीन को, देयर कम्स अ स्टेज जब तेल निकलना शुरू हो जाता है। तेल निकलने से तो पॉजिटिविटी की उम्मीद होती है। हम तो बैठे होते हैं शायद कोई ऐसा तेल निकला है कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें और अपने खर्चे खुद उठाना शुरू करते हैं। आप पता नहीं किस तेल की बात कर रहे हैं। देखो ना जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं टोल्ड स्वीट अनटोल्ड स्वीटर। अक्लमंदों के लिए इशारे काफी होते हैं, वो काफी हैं। तेल के निकलने का इंतजार करें। सियासी इंतशार आपका खत्म नहीं होना। और खौफ मुझे किसी और बात का है, अगले सवाल के जवाब में मैं
उसको इसके साथ टेल कर दूंगा। ठीक, जिसका खौफ है वो बता दूंगा आपको। जी ठीक है जी। अबसार साहब, ये जो फैसला आया है, आप ऊपर भी कमेंट करना चाह रहे थे, हतमी तौर पर ये मामला हमारे, जैसे हसन साहब तो कह रहे हैं कोई हल नहीं निकलेगा, सियासतदान या बार बार उठा उठा के अपने मामला और फैसले वहां लेकर जा रहे थे, ये तो वहां एक बड़ा मामला खड़ा हो गया है जहां खुद जज ब्रदर्स एक दूसरे को सवाल करना शुरू हो गए। मैं ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा था, वो फैक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काबिल एहतराम दोस्त हैं मेरे। लेकिन जाहिर है जिस तरह अदलिया में डिवीज़न है, इसी तरह वकला में भी डिवीज़न है, और एक व्यू वो है, एक साइड का व्यू वो है जो शोएब शाहीन साहब दे रहे थे। उस दिन अहमद पनसोटा साहब ने वही व्यू दिया। तो मेरी गुजारिश है कि दूसरी साइड से भी व्यू लें आप। जो 4 जजेस जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस तरफ के वकला जो हैं उनमें से भी किसी का आप व्यू लेंगे प्रोग्राम में बुला के, तो आपको दोनों साइड की तस्वीर सही नज़र आएगी। अब जो बात है ना, ओपिनियन नहीं दी यही जस्टिस यही आफरीदी ने और मंसूर अली शाह साहब ने और अतर मिनल्ला साहब ने और मंदोखेल साहब ने, यही आफरीदी साहब ने उसी दिन और अतर मिनल्ला साहब ने उसी दिन सो मोटो डिसमिस कर दिया था। वो सेपरेट ऑर्डर है। मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये सेपरेट ऑर्डर है, डिसेंटिंग नोट नहीं है। ये तो फैक्चुअली चीज़ें हमें इसको इस तरह देखना चाहिए। जो आपके सवाल का जवाब है, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए। ये अपने अपने तासुब के साथ अगर हम अपनी राय देंगे इस मामले पे, तो ये बहुत एक आइनी बहरान भी है, गंभीर सूरत हाल है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट जो कि फाइनल आर्बिटर है हमारे इसमें हमारे सिस्टम में, वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और आप डिसीजन पढ़ें आज जो लिखा गया है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि वो तो चार्जशीट है पूरी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और दोनों जजेस के खिलाफ। जिस तरह उन्होंने इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट कह दिया इसको कि जो लोअर कोर्ट को काम नहीं करने दे रही और जो हुकूमत को काम नहीं करने दे रही और पार्लियामेंट को काम नहीं करने दे रही, इतने बड़े बड़े चार्जेस लग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो रिक्यूज़ नहीं किया जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने और जस्टिस मज़ार अली नकवी ने, मीटिंग हुई, वो रिक्यूज़ कर नहीं रहे थे, एक मीटिंग हुई जजेस की अलग से, उस मीटिंग में फैसला हुआ कि इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। और जज साहब ने अपने फैसले में आज लिखा है कि उनकी ऑडियो टेप लीक हुई, उसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल हैं और ये उनके और उनके ज़मीर के दरमियान फैसला है कि वो रिक्यूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, लेकिन हिस्ट्री उनको जज करेगी। ये फैसले में लिखा है आज के। तो मैं कैसे इस फैसले को जुटलाऊं जब वो जजेस, ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है, उसी तरह जिस तरह पनामा केस का था, ये उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दी है। तो मैं या तो सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑनरेबल जजेस के फैसले को फॉलो करूं, उनकी बात को फॉलो करूं, या जो मुख्तलिफ किस्म के वकला या एनालिस्ट हैं वो जो कह रहे हैं। देखिए, मेरी हो सकता अपनी ज़ाती पसंद नापसंद हो, आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो फाइनल आर्बिटर है हमारे सिस्टम में, उसको हमें इतना मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और वन मैन शो अगर है तो हसन निसार साहब ने बिल्कुल सही कहा, इबरतनाक अंजाम होता है ऐसे वन मैन शो का। उस इबरतनाक अंजाम से बचना चाहिए वन मैन को भी और उस शो चलाने वालों को भी। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, अब हतमी फैसला कैसे मुमकिन है? ये 4-3 है, ये 3-2 है, ये क्लैरिटी आएगी तो बात आगे जाएगी, क्योंकि सियासी मामलात वहां जाके हल हो रहे हैं। अगर यहाँ वजाहत नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो क्या सियासी मामलात भी किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचेंगे या इंतशार ही है? अच्छा, एक तो मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मैं शोएब शाहीन साहब की एक लफ्ज़ नहीं सुन पाया उनकी किसी बात का, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला। अलबत्ता अफसार जो बीच में इंटरवीन कर रहे थे, उनके इंटरवेंशन से मुझे अंदाज़ा होता था कि शायद इस किस्म की की बात कर रहे होंगे। तो एक तो जो मैं कहूँगा वो बगैर सुने कि उन्होंने क्या इसकी तावीलात दी या क्या तावीलें दी। देखिए, बुनियादी तौर पर क्या ये आज का फैसला था या डिसेंटिंग ओपिनियन थी? सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि फैसला चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है या मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। अच्छा, पहले ये जब फैसला हो जाएगा तो फिर वो जो जजमेंट होगी, जो फैसला होगा, उसको जजमेंट कहा जाएगा और ये ओपिनियन के तौर पे आ जाएगा, अगर ये ओपिनियन के तौर पे है। और अगर इनको तफवीज़ किया गया ये हक कि आप फैसला लिखें 5 जजों के या 7 जजों के उसके अंदर, तो फिर तो ये फैसला बनेगा। मेरी अपनी ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, 2 जजेस जो कि आर्ग्यूमेंट का हिस्सा ही नहीं बने, उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुना ही नहीं थ्रू आउट दी, जितनी देर भी ये ट्रायल हुआ, 2 दिन चला, 2 दिन वो मौजूद नहीं थे, वो कैसे एक किसी कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं?
इसलिए वो नहीं हो सकते। ये बुनियादी एक लॉजिकल जो कॉमन सेंस की चीज है वो ये है, वही दे पाएंगे हल जो कि वहां मौजूद थे 2 दिन के लिए, जिन्होंने वो तावीलें सुनी, जिन्होंने वकीलों को सुना, उसके बाद ये फैसला दिया, उसमें से बिल्कुल हक है। 2 उसके खिलाफ गए, 3 उसके साथ गए और इस वजह से वो फैसला हुआ। तीसरी बात, बाकी जो छोटे मामलात हैं, एक सिंगल जज के ऊपर इतना नहीं होना चाहिए, 184(3) सही है गलत है, ये क्या है, जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या रूल्स ऑफ बिजनेस है? ये सुप्रीम कोर्ट को अंदर खाने रिजॉल्व करना है और ये उससे जाके अगर ये इस काबिल हो जाएगी पार्लियामेंट कि कोई अमेंडमेंट कर सके किसी कानून के अंदर, तो फिर करके तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रिव्यू कर सकती है। उसके लिए आपको एक इलेक्शन चाहिए, वो तो अब कुछ देर से लगेगा, अभी तो फौरन तो कुछ हो नहीं पाता। तो इसलिए जो इख्तियारात इस वक्त चीफ जस्टिस के पास हैं, ही इज लीगली ऑथराइज्ड टू यूज दोज इख्तियारात। मुझे कुछ चीजें पसंद होंगी, किसी को कुछ नहीं पसंद होंगी, कुछ लोग उस साइड पे होंगे, कुछ लोग इस साइड पे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुका? बिल्कुल हो चुका, वाज़ेह तौर पे चुका। क्या आया या इस इलेक्शन से हुआ? नहीं। जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आगे एक मामला गया उसके और फिर ये कहा गया कि चूंकि अब आप इस गवर्नमेंट के या एक खास फर्द के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए, इसलिए आप इनके तमाम फैसलों या मुकदमात के अंदर बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आपकी एक ओपिनियन बन गई। इसलिए उनको जब दूर किया गया तो वहां से मसाइल शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट वहां से डिवाइड हो गया। फिक्र मत कीजिए, सितंबर में वही कोर्ट एक बनेगा जिसके ऊपर ये तमाम जिम्मेदारियां जो आज बातें हो रही हैं, इसका इम्तिहान आप पड़ेगा। फिर देखना होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इस काबिल है कि ये इन मामलात को हल कर सके। और फाइनली नहीं, अभी बात थोड़ी सी एक बड़ी इसमें, लेकिन ये हम असल में इन मखमसों में फंस गए क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। बिल्कुल समझ आ गई, इलेक्शन नहीं चाहते और ये सारा गंभीर डालना है, गंद डालना है, मड्डी करना है, वो कर दिया, मड्डी कर दिया आपने, कंट्रोवर्शियल हर महकमे को कर दिया, फौज किधर गई आज नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को आज आपने और ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया, बात नहीं मानी जाएगी वगैरह वगैरह। नहीं होंगे इलेक्शंस, बिल्कुल नहीं होंगे, सितंबर के बाद हो जाएंगे। और मैं देखूंगा कि उस वक्त जब सितंबर के बाद के मामलात होते हैं, जब 2 नई तकर्रियां आएंगी, उसके बाद क्या होंगे। और फाइनली एक और चीज, ओरिजिनल सिन क्या है? ओरिजिनल सिन सुप्रीम कोर्ट का इस शक्ल में होना है जिसमें आज मौजूद है, या ओरिजिनल सिन ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे जाने नहीं। असल ओरिजिनल सिन क्या था? ओरिजिनल सिन क्या था? वो ये था कि इलेक्शंस को नहीं होने देना, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, वो ओरिजिनल सिन है। उसको बचाने के लिए सारे, इसको कहते हैं ना वुलीनेस, इतनी वुलीनेस क्रिएट कर दो कि वो असल मामला जो है वो छुप के कहीं गायब हो जाए। तो ये अपनी अपनी सोच है। मैं दिस इज व्हाट हाउ आई थिंक, आई एम श्योर देयर आर मेनी हु थिंक डिफरेंट। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैसले की जो एक लाइन है, शोएब साहब मैं आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि शहजाद साहब कह रहे हैं ओरिजिनल सिन, तो मामला जो इस फैसले में लिखा है, बाय द प्रेजेंट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स एंड द कनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, दिस कोर्ट हैज बीन ushered into a political thicket which commenced last year with the dissolution of the National Assembly of Pakistan। कि खुद ये फैसला भी कह रहा है कि गुज़िश्ता 1 साल में जो मामला थे वो सियासी तौर पर भी तमाम चीजों को डीरेल करते गए या वहां इंतशार बढ़ता गया। पर आपसे सवाल इस वक्त यह है कि ये जो अभी शहजाद साहब ने बात की कि आया हम जब फैसले की बात कर रहे हैं, स्पेशल बेंच आईनी मामलात 184(3), ये वाकई क्या हम इस नहज पर पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन तमाम चीजों को वंस फॉर ऑल सॉर्टेड आउट होने की जरूरत है जब इख्तियारात की बात हो रही है, और ये रेगुलेशन कितनी अहम है राइट नाउ? और साथ ही साथ मुख्तसरन इसको कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो इलेक्शन वाला केस चल रहा है ये इसी तरह स्मूथली कंटिन्यू करेगा, ये फिक्स होना जरूरी है ये फैसला? पहले देखें, पहले तो इलेक्शन का केस तो ये इमरजेंसी बेसिस पे है, ये तो डिसाइड होना जरूरी है और डिसाइड हो जाएगा मेरा ख्याल इसी हफ्ते। उसका तो देखें, ये हम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स हमेशा ये मुतालबा करते रहे हैं कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए आप या आइन में तब्दीली करें या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बनाए हुए हैं, 17 जजेस बैठ के इकट्ठे बनाते हैं, उन रूल्स में तरमीम करें, और या आप कोई प्रिंसिपल ऐसा कोई पॉलिसी बना दें कि जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आए तो पहले 7 जज, 8 जज, 9 जज ये बैठ जाएं। ये हमारा मुतालबा रहा है माजी में, ये बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का, लेकिन उसके लिए रूल्स को अमेंड करना जरूरी है। ये आज भी मंसूर अली शाह साहब ने वो रिकमेंडेशंस दी हैं कि 17 मेंबर बेंच जो 17 जजेस हैं फुल कोर्ट बैठ के उसके लिए पॉलिसी बनाए या रूल्स बनाए, ताकि एक शख्स के पास ये पावर्स ना हो। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स या कोई कमेटी बना दे या कोई ऐसा। शोएब साहब, मगर कुछ देर पहले मैं चेयरमैन पाकिस्तान बार को भी सुन रही थी, वो ये 1 मार्च के फैसले को भी कह रहे थे कि वजह ही सब इसलिए बनी कि एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था ताकि हम इस जगह खड़े ही ना होते, ये इतना मुतनाज़ मामला ही ना बनता आज।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के फैसलों में आप फुल कोर्ट को बिठा दें, रोज 86 फैसले आते हैं, फिर तो आप जो गरीब आदमी का जिसका 50-50 साल लग गए हैं, 25-25 साल लग गए हैं, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे, बाकी तो फिर हर रोज ये 17 जज या 15 जज बैठ जाएंगे, वो फिर एक सियासी केस आएगा या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आएगी, उसके अंदर 2-2 महीने बैठ के ये फैसले करते रहेंगे, फिर बाकी अदालतों के लिए एक और अदालत बना दें। ये इसलिए जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन रही थी उस वक्त ये था प्रिंसिपल, जो असल पॉलिसी थी कि फेडरल कोर्ट बना दें, उस फेडरल कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो भी आएंगे वहां डिसाइड होंगे, और उसके बाद अगर किसी ने अपील में जाना है सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन वो उसमें तो अमल दरामद नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता कि हर इशू के ऊपर सारे के सारे 17 या 15 जज बैठ जाएं, वो बैठ के सिर्फ एक पिटीशन या सियासी केस को डिसाइड करें, और उसके अलावा बाकी गरीबों के केस, आम लोगों के केस, जिसके लिए ये अदलिया बनी हुई है, जो कि हम लोगों के टैक्स से या लोगों के फंड से ये लोगों को जो जस्टिस देना है उनके डोर। ठीक है शुएब साहब, वैलिड पॉइंट, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शुएब साहब ये कह रहे हैं कि 1 मार्च के फैसला जो है उसी के ऊपर इलेक्शन के मामले को हल होना जरूरी है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हम है कि मामला कंट्रोवर्शियल ना हो, ताकि बुनियाद कंट्रोवर्शियल ना बने और फिर उसके ऊपर आगे बढ़ने वाले मामला तनाजे की शक्ल इख्तियार ना करें। वहीं पर पैनल की जानिब से ये राय भी रही कि सियासी इंतशार कम नहीं होगा। इसार साहब की राय रहती है, एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू हम जिस मामले पे कर रहे थे वो था आज का फैसला। इसार राना साहब की राय शामिल करेंगे। इसार साहब, ये जो फैसला आ गया है, अदालत के अंदर एक इलेक्शन का मामला भी खड़ा हुआ है, आपके ख्याल में वो मजीद इल्तिवा का शिकार होगा? ये फैसला कितना मुतासिर कर सकता है उस मामले को? लेकिन जो ये हमारा सवाल है ना कि वन मैन शो के इख्तियारात चैलेंज और क्या सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़े, इस पर मैं चाह रहा था कि अगर आप ज्यादा तो 2 जुमले मैं कहना चाह रहा था। लेकिन ये वन मैन शो क्या ये अभी अचानक 2 दिन में पैदा हुआ है? जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और खत्म की गई और उसके बाद सदर साहब ने जो उस हवाले से कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया, तो क्या तब वन मैन शो नहीं था? या जब 16 अरब के एक मुल्जिम को वजीर आजम बनाया गया और अदालतों ने दे दिया, तो तब वन मैन शो नहीं था? या ये जो तकसीम हुई नहीं है, ये तकसीम साबित करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के किसी इदारे को नहीं बख्शा जाएगा, जो मुझे अपना अंदाजा है ना कि ये हो क्या रहा है। मगर जज ब्रदर, पहले भी आपने देखा एक सीनियर जज का आया पूरे का पूरा इसी मामले के ऊपर, जुडिशियल ओवररीच के ऊपर, अभी आज 2 कह रहे हैं। अब मैं आपको 4-3 का फैसला कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम नहीं कह रही। मेरी यार सुन ले, गुलाम मोहम्मद डोगर केस के अंदर यही 2 जज इस बात को लिख चुके हैं कि हाँ जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। वो फिर तो तहलील हो गया था। तो बात यह है कि अगर हमारे फैसला करने वाले भी सियासी जहन बना लेंगे और उस सियासी जहन के मुताबिक खड़े हो जाएंगे, तो फिर तो पाकिस्तान का वही हाल होगा जो अब हो रहा है। अदरवाइज ये जो वन मैन शो के इख्तियारात का अचानक पेट में दर्द शुरू हुई है बहुत सारे लोगों को, तो ये तो कोई अब की बात तो नहीं है। या ये किसी ने अभी को अचानक तो फैसला नहीं कर दिया था कि वन मैन शो हो जाएगा। ये जो माजी के जितने फैसले हैं उनको अभी फिर इतलाक कर दें। और दूसरी चीज ये, जितना मुझे मैं समझता हूं कि जो स्प्लिट डिसीजन है वो आते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो स्प्लिट डिसीजन में जिन लोगों के इख्तिलाफी नोट होते हैं वही असल फैसला हो जाता है। पनामा केस का हवाला मोजेस जज इसमें दे रहे हैं कि उस वक्त भी 2 बैठे नहीं थे, 3 ने सुना, लेकिन जो पहला बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो 5 का था, तो हतमी तौर पर भी 5 ही का फैसला। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ ना कि यही 2 जो जज साहिबान है गुलाम मोहम्मद डोगर में केस के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात का कह चुके हैं। बिल्कुल। तो फिर कंसीडर कर लें उसे भी इसमें। फिर दूसरी बात यह है कि असर रोला है ही ये नहीं, वन मैन शो का भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट का भी नहीं है, असल है इंतखाबात। आप एक ग्रोह है कहता है मैंने इंतखाबात कराने, एक ग्रोह है कहता है ना मैंने आइन की माननी है, ना मैंने सदर की माननी है, ना मैंने सुप्रीम कोर्ट की माननी है, और जो मेरे आगे खड़ा होगा मैं उसको तक साबित कर दूंगा कि ये गलत है। आप ऐसा करें, आइन को लपेट के घर रख दें, सदर की छुट्टी करा दें, कह दिए थे हम अपना कोई नाज़म टाइप आदमी बिठा देंगे, मतलब और सुप्रीम कोर्ट को भी कह दें कि जो हमारे हक में फैसले हो वो ही असल आइन और कानून है, बाकी सब जो है वो ऐसी छोलियांदा वर्ड है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे मामले की तरफ। दूसरा हम मामला है जो सियासत है, एक दूसरे के साथ सियासतदान सियासत में जाती दुश्मनियों को ले आए हैं, जिसकी ताजा मिसाल राना सना का गुज़िश्ता रोज का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ हर हद तक जाने का बरमला इजहार करते हुए कहा है कि इमरान खान ने मुल्क की सियासत वहां पहुंचा दी है कि अब हम में से एक का ही वजूद बाकी रहना है। जब हमारे वजूद की नफी होगी तो हम हर हद तक जाएंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे क्या जमहूरी है क्या नहीं।
हमसे जो बन पड़ा वो करेंगे। राना सनाउल्लाह के बयान पर सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ख्वाहिश तो यही है कि दोनों ही रहें, लेकिन अगर राना सना ये कह रहे हैं तो फिर मैं भी यही कहूंगा कि वो नहीं रहेंगे। इमरान खान ने आज अदालत में पेशी पर भी वजीर दाखिला का बयान अदालत के सामने उठाया और इस पर दरखास्त भी दायर कर दी गई है। लेकिन माजी करीब में इमरान खान भी सियासतदानों समेत सरकारी अफसरान को संगीन नताइज की धमकियां दे चुके हैं। आज इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा सियासी माहौल बहुत खराब है, सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हैं, इस सियासी अदब बर्दाश्त की वजह से माहौल जहर आलूद हो चुका है। मगर बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए दोनों फरीकैन ही राजी हैं, मगर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं है। इसी मामले पर बात करेंगे कि पहले इमरान खान जो मुज़ाकरात ही नहीं थे, अब हुकूमत भी आमादा नहीं है। मामलात किस करवट बैठेंगे, यानी कि हल कैसे होंगे, आगे किधर पहुंचेंगे हम? हसन निसार साहब, पहली बात यह है कि जो बात आप कर रहे हो वो बिल्कुल नई नहीं है पाकिस्तान के साथ, बल्कि उससे पहले पैदा हो गई थी। कायद आजम को काफिर आजम कहने वाले काफिर नहीं थे। दूसरी बात, हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे बंदे को सन ऑफ अ बिच किसने कहा था? कल की बात है, नवाज शरीफ कहा करता था कि मेरा खून खौलता है पीपल्स पार्टी का नाम सुन के, इज ऑन रिकॉर्ड। बेनजीर कहती थी अब नवाजू बूढ़े बाप को उठवा लिया मियाँ शरीफ। अच्छा, भुट्टो साहब ने वो लड़कियां, पता नहीं सलमान नाम का एक एमएनए होता था फ्रॉम कसूर, उसकी बच्चियां, उसकी बीवी शीवी, ये वो सारी उठवा ली कसूर के थाने में। आप लोगों की तारीख क्या है? यूं हो रहा है, मुंह हो रहा है, उसको छोड़ें, ये गंद का ढेर है और देवबंद से है। असल में हम बंदों की बात नहीं करते, पार्टीज की बात नहीं करते। जमहूरियत, जो मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की जो फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। जमहूर का मतलब है अवाम, जिसमें अवाम की नुमाइंदगी है ही नहीं, उसको जमहूरियत कहने वालों को वैसे डूब मरना चाहिए। ये जमहूरियत नहीं है। लेकिन चलें, मान लेते हैं इसके शुतरे बेमहार शुतर समझते हो, ऊंट कहते हैं शुतर को। आवारा ऊंट अगर किसी करवट नहीं बैठता, जो कि मुझे बैठता दिखाई दे रहा, तो फिर इसकी टांगें काटनी पड़ेंगी और इसकी टांगें ही कटेंगी। और वैसे भी एक बात याद रखना, ऊंट जानवरों में भूख प्यास बर्दाश्त करने का बादशाह है, लेकिन उसकी भी हद होती है। और ऊंट का इंतकाम बेहद मिसाली होता है। हमारा एक मुहावरा है, शुतर कीना, यानी कीना और बुग़्ज़ अंदर रखना। सो ये सूरत हाल जो है मुझे और कहीं और निकलती दिखाई दे रही है। ये एक जमाने में, सुन लें, ये आप में से किसी को नहीं पता होगा, सार राना को पता है, मैंने एक जमाने में कैंपेन चलाई थी कि जब ये लड़ते हैं नवाज शरीफ बेनजीर, ये देखो, मैं ये 30 साल पहले का कॉलम है, गौर से देखो जरा, नजर उठा के, बीबी बाबू और बेबस अवाम, 31 साल पुराने कॉलमों का मजमूआ है। मैंने कहा ये जिस तरह लड़ रहे हैं, मुझे आज भी जिस याद तरह है झगड़ रहे हैं, जिस तरह ये बोटियां नोच रहे हैं एक दूसरे की, कल बेशर्मों और बेहयाओं की तरह इनको एक दूसरे से हाथ मिला के एक ट्रक पे खड़े होके रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी की तहरीक चलानी। लोग बड़ा हंसे। तो जब वो हुआ ना, वो क्या, कौन सा था, मीसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने कहा आप सुनाओ, इस राउंड में अंजाम इससे बदतर होगा। देखो, हम गवाही के साथ बात करते हैं, लिखी पढ़ी बात। उस वक्त ये चैनल मैनल नहीं होते थे, कॉलम लिखा जाता है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है, फिर वो किताबों की शक्ल में महफूज होता है। तो देखना होता क्या है, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। चले, अल्लाह रहम करे। हसन साहब 31 साल पुराना हवाला देके बीबी बाबू और अवाम कह रहे हैं, थोड़ा बदल लेते हैं, बीबी खान और अवाम आजकल हालात हैं, कहीं ये दिनों में इन्हीं सियासतदानों को एक ट्रक पर इकट्ठा खड़े होकर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के तरफ बढ़ना पड़े। दीगर पैनलिस्ट की राय शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सवाल हमारा ये था, पहले इमरान खान मुज़ाकरात पर राजी नहीं थे, अब हुकूमत भी आमादा नहीं, मामलात किस करवट बैठेंगे? अब सार साहब, ये इमरान खान साहब ने आज दिन में एक गुफ्तगू में मुज़ाकरात की अहमियत पर बात की। दोबारा उनसे पूछा गया कि सियासी मुफाहिमत और सियासतदानों को बातचीत की जरूरत है, उन्होंने कहा मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं?
इमरान साहब चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब उनसे बात करें और उनको वापस इक़्तिदार में लेके आएँ, साथ उनके चीफ जस्टिस हों, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार साहब के दौर में। वो ये दोबारा चाहते हैं। आप देख लें कि जो बुनियादी गलती, जो जड़ है इस सारे मसले की, हम उस पर बात नहीं कर रहे, वो ये था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई। उन्होंने अदम एतमाद के दौरान पूरी अपोजिशन को गद्दार और अमेरिकन एजेंट करार दे के एक साजिश कहा कि मेरे ख़िलाफ़ हुई है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ रही है, और असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी कहा और असम्बलीज बहाल की। अब ये इस पे, उस गैर आइनी कदम पे हम कोई बात कर रहे हैं, या इमरान खान साहब उस पे शर्मिंदा हैं, या इमरान खान साहब इस बात पे शर्मिंदा हैं कि जो गलतियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने 25-25, 30 साल की उम्र में आज से 40 साल पहले की थी, वो आज 70 साल की उम्र में इमरान साहब वही दोबारा काम करके उसी पोलराइजेशन को उसी स्टेज पे ले आएँ, बल्कि उससे आगे ले जाएं। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा? जमहूरियत को हम चलने तो देते नहीं हैं, और हम जमहूरियत पे एतराज़ करते हैं कि जमहूरियत जो है वो सही निज़ाम नहीं है। कैसे सही निज़ाम हो? पिछले आप 15 साल का उठा के देख लें, 2 आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी और कमर जावेद बाजवा, 12 साल उन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत की है। उन 12 और 3 साल बीच में राहिल शरीफ के, उसमें आप वज़ीर आज़म देखें, गिनना शुरू करें, 8-9 तो आपको वैसे गिन लेंगी। 8-9 वज़ीर, पिछले 5 साल में 5 वज़ीर आज़म आए हैं इस मुल्क में। वो मुंतखब किस तरह होते हैं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी वज़ीर आज़म हैं वो किस तरह मुंतखब हुए, इससे पहले कैसे थे, उनसे पहले कैसे थे, उनसे पहले कैसे थे, उनसे पहले कैसे। 8 वज़ीर आज़म आए हैं कियानी के दौर से लेके आज तक। तो आप तो हसन निसार साहब की बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि फिर ये कहे कि जमहूरियत अगर वज़ीर आज़म इख्तियार नहीं रखता तो फिर वज़ीर आज़म क्यों बनता है? वो पहले दिन बता दे कि इख्तियार मेरे पास नहीं है, बजाय कि जाने के बाद बताए इमरान खान साहब की तरह कि इख्तियार मेरे पास नहीं था। देखिए ये इतना आसान नहीं है ये कह देना। आखिर आपने अवाम को भी जवाब दे होना होता है ना। बात इतनी है, यहाँ इस हद तक ठीक है कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं होते, लेकिन इसकी क्यों है ना, जवाब दे रहा हूँ ना मैं, सुने तो सही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आइन में जो इख्तियार पार्लियामेंट को दिया गया है वज़ीर आज़म मुंतखब करने का अवामी नुमाइंदों के जरिए, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरा वज़ीर आज़म नाअहल हो, वो नाकाबिल हो, वो कमज़ोर हो, वो बुज़दिल हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस निज़ाम को जब तक हम चलने नहीं देंगे तब तक यह हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, 2 जजेस बैठ के 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवा चुके हैं। आज तक किसी वज़ीर आज़म ने किसी आर्मी चीफ को, सुप्रीम कोर्ट के जज को घर भिजवाया है? एक काजी फाइज ईसा को घर भिजवाने की वो भी खुद कोशिश इसलिए की कि जनरल फैज साहब चाहते थे। मुझे रोकना पड़ेगा, टाइम कम है, मैं आगे बढ़ूंगी। एक मिनट नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम जमहूरियत के लिए कोई केस तो लड़ लेने दें। हम हमारी कोई सुनता नहीं, आप भी नहीं सुनते। शहजाद साहब लड़ लेते हैं जमहूरियत का। मेरा टाइम अफसार भाई को दे दें ताकि केस क्लियर हो जाए। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ अफसार भाई आपको। मैंने तो उंज भी नहीं मिलना, तुसी ले लो किसी का टाइम। नहीं मैंने तो उंज भी नहीं मिलना, तुसी कर लो सर गल। जी शहजाद साहब, अगर इजाजत होए ते, अगर इजाजत गल इस तरह है कि भाई जनरल जहांगीर करामत नु फौज ने तो नहीं भेजा था, उसको किसी वजीर आजम नहीं भेजा था। मुशर्रफ को भेजने की कोशिश की गई और एक नया चीफ भी बना दिया गया। ये चीजें याद रखें। दूसरी बात, ना कियानी ना जनरल बाजवा, ये फौज ने तो अपॉइंट नहीं किए थे, ये तो करवाने वालों ने करवाए थे। तो अब जब करवा दिया तो अब उनको भुगतो। जब आप हकदार को हक नहीं दोगे तो यही कुछ मिलेगा जो मिल रहा है। लेकिन वो सवाल नहीं है, उसको छोड़ दें। मुझे पता है अफसार साहब का डायरेक्ट कांटेक्ट उसके अंदर है, मैं उससे उस तरफ नहीं जाना चाहता। आपके सवाल पे वापस आना चाहता हूं क्योंकि अदरवाइज हम उससे दूर। मैं अपनी गलती मानता हूं अपनी गलती। तो बात तस्लीम कर ली। अब बताएं मामला किस करवट बैठेंगे? हाँ, करवट के सर आपने नारा सुना, उधर तुम इधर हम, बंटवारा हो गया, एक और बंटवारा हो गया। अब आपने सुना आर या पार, हम नहीं या तुम नहीं। खुदा न खास्ता कि ये ना हो कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में एक और बंटवारा कर लें। लेकिन ये तबाही की तरफ इसलिए जा रहा है। मैं 3 चीजें निशानदेही जल्दी से कर देता हूं। इमरान खान ने भेड़ों के छत्ते को हाथ लगा दिया। अब ये भेड़ों का छत्ता रुकेगा नहीं। पहली बात, मरूसी सियासत से लोगों को नफरत हो गई है और नालायक और बिल्कुल नाअहल जो लीडरशिप है उससे तो बिल्कुल ही नफरत हो गई है। और तीसरा, अमीर और गरीब की तफावत उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब ये निजाम नहीं संभलेगा। अगर ये खुद अपने अमल को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर ये मुकम्मल तौर पे लपेटा जाएगा। इस अवाम लपेटेंगे, फौज नहीं लपेटेगी, अवाम खुद लपेटेंगे। ठीक।
ठीक है जी इसार साहब। देखिए बात यह है कि जो इस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब है ना, वो तो डेफिनेटली एक ही बात कह रहे हैं कि खेडांगे ना खिडावांगे तो विच पसूड़ी पावांगे। वो चाह रहे हैं कि सिस्टम ही किसी तरह इस तरह का तसादुम की नज़र हो जाए और हम भी सुरखरू हो जाएं, आप नहीं या गाग नहीं वाली बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है, वो बारहा इस बात को कह चुके हैं कि बैठ के बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंदन से जो डोरियां हिलती हैं ना, वो डोरियां ये होती हैं कि इमरान खान को इतना टफ टाइम दे दो कि वो अपने पैरों पे गिर पड़े। इसके पीछे माजी की क्या कहानी है वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन असल चीज ये कि शहबाज शरीफ जब भी अटेम्प्ट करते हैं कि किसी तरह मामला, अभी 50वीं गोल्डन जुबली सालगिरह के ऊपर खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, लेकिन अगले दिन ही मरियम साहिबा ने वो सारा सैबोटाज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विदन हुकूमत, रियासत के अंदर रियासत होती है, हुकूमत के अंदर हुकूमत है, और एक हुकूमत चाह रही है कि मामला किसी तरह से बेहतर हो जाए और एक हुकूमत की चाह रही है कि मामला किसी तरह बेहतर ना हो। लेकिन आखिरी 2 जुमले में आपसे कहूंगा कि इस सारे गेम के अंदर हम ये भूल गए कि जो टमाटर है वो 200 से ऊपर चला गया, सेब 400 से ऊपर चला गया, केले 400 दर्जन से ऊपर चले गए, क्योंकि ये गरीब आदमी का मसला है, छोटे आदमी का मसला है, अवाम का कीड़े मकोड़ों का मसला, ये कीड़े मकोड़ों का मसला है ना, ये लीड क्लास का मसला नहीं है, ये कीड़े मकोड़ों का मसला है। इस पे बात हो ही नहीं सकती, कीड़े मकोड़ों पे तो बात हो ही नहीं सकती, क्लास के ऊपर बात हो सकती है। सब ड्रामा है, जमहूरियत, जब निजाम ही नहीं होगा फिर टमाटर प्याज, तो ये निजाम कौन सा है जिसमें एक आदमी भूखा मर रहा है। आपने प्रोग्राम देखा, मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।